हेलो क्लास बच्चों, हम ये जो अपना चैप्टर 4 कर रहे हैं, आप सबको पता है जो शुरू से वीडियोस देख रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं जो नियम से, उन्हें पता है हम किस चीज़ पे चर्चा कर रहे हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन चल रहा था बच्चों, अपना जो चैप्टर 4 है जिसमें किताबे कब्र, तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से कब्र की पहचान की जाती थी, कब्र का निर्माण कैसे किया जाता था, उसके साथ कौन कौन सी चीज़ें पुरातत्ववेत्ताओं ने खोज निकाली जो उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके साथ में रखी जाती थी, और कैसे अंदाज़ा लगाया जाता था कि किसका शव है, वो अमीर था गरीब था, उसके साथ जो सामान मिला है उसके रूप में अंदाज़ा लगाया जाता था, और उसको सजावटी पत्थरों से सजाया जाता था। कहीं कहीं एक ही घर के आंगन में या एक ही क्षेत्र में अलग अलग जगह पर एक ही परिवार के लोगों के भी जो है वहाँ पे कंकाल मिले हैं, जिससे अंदाज़ा लगाया गया कि शायद एक ही परिवार के लोगों को अलग अलग समय में एक ही जगह पे दफनाया गया होगा। तो ये सब ने कुछ बातें वहाँ पे देखी थी कि जैसे कि अमीर व्यक्ति तो उसके साथ उसके उपयोग की सारी चीज़ें जो रख दी जाती हैं, तो उसमें गहने भी मिले हैं, आभूषण जिसको अपन कहते हैं, औजार भी मिले हैं, हथियार भी मिले हैं, और वहीं कोई गरीब व्यक्ति तो उसके साथ वहाँ पे कुछ मिट्टी के बर्तनों के अवशेष भी मिले। तो यहाँ पे अब अगली बात आती है कि जो कंकाल मिलते थे, तो ये पुरातत्ववेत्ताओं ने कैसे अनुमान लगाया कि ये कंकाल किसका। कंकाल मतलब आप सब जानते हैं वो जो हड्डियों का ढांचा होता है ना, मांस तो खत्म हो जाता है, गल जाता है, तो जो आपने कहीं फोटो में देखा होगा, कहीं डॉक्टर के वहाँ देखा होगा, लगा होता है जिसमें पूरी हड्डियों का अंदाज़ा लगाते हैं कि मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ हैं, तो पूरी जो हड्डियों का एक ढांचा होता है उसको कंकाल कहते हैं। तो ये कंकाल का अध्ययन उन्होंने कैसे किया, कैसे पता लगाते थे। अब देखिए साइज के आधार पर पता लगा लिया कि भाई ये किसी, अब देखिए मृत्यु तो किसी की भी हो सकती है, चाहे वो उम्र में कम हो, चाहे वो उम्र में ज़्यादा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे जवान हो, चाहे बच्चा हो, ठीक है। तो छोटे आकार का है तो भाई अंदाज़ा लगा लेते थे भाई ये कोई बच्चों की भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि उनको मृत्यु के बाद दफनाया होगा, उसमें ये लड़की की है या लड़के की है, ये सब भी खोजबीन करना। तो आकार के आधार पर कहीं कहीं ये अनुमान लगा लेते थे कि छोटे आकार के, तो ये वहाँ पे बच्चों की हो सकती है। अब पुरुष और महिला के कंकाल का आधार भी कैसे लगाते थे वो लोग, तो कहीं कहीं जो साथ में अपन ने बार बार बात की है बच्चों कि उसमें जो सामान प्राप्त होता था इनको, तो उसके जैसे मान लीजिए आभूषण, आभूषण साथ में मिले हैं तो ये महिला का होगा शव, आभूषण विहीन है, औजार हथियार मिले तो शायद ये पुरुष का होगा। पर इसमें भी समस्याएं थी क्योंकि उस समय में आभूषण पुरुष भी पहना करते थे, तो ये भी समस्या थी कैसे पता लगाया जाए, लिंग का पता कैसे लगाया जाए कि भाई ये किसी स्त्री का है या किसी पुरुष का है। तो हड्डियों की भी जांच करते थे ये लोग। सोचो कितनी गहनता से, कितनी गंभीरता से, कितनी बारीकी से काम जो है ये लोगों ने, पुरातत्ववेत्ताओं ने किया। अब ये अनुमान लगाते थे कि भाई एक जो माँ है, ठीक है, वो अपने शिशु का जन्म देती है, तो शिशु को जन्म देने में उसको जितना कष्ट होता है तो उसका असर शायद हड्डियों में पड़ता होगा। तो जैसे अपन शरीर की बनावट देखते हैं, तो जो अपने शरीर का जो पैर का हिस्सा है, कमर का हिस्सा है, तो उसके अनुमान लगा करके वो बता देते थे कि भाई शायद ये एक माँ का है जिसने अपने बच्चे को जन्म दिया, शिशु को जन्म दिया, तो उसकी हड्डियों में ये फर्क आ गया। तो पुरुष की हड्डियों में, महिलाओं की हड्डियों में कहीं कहीं इन्होंने इस तरह से भी जाँच की और पता लगाने का प्रयास किया कि भाई ये हड्डियाँ किसकी हो सकती हैं। तो ये सोचो आप कैसे इन्होंने पता लगाया। फिर यहाँ पे एक जिक्र आता है बच्चों, एक वैद्य, जैसे अपन डॉक्टर का इलाज कराने के लिए अपन जाते हैं डॉक्टर के पास, तो पुराने समय में डॉक्टर के रूप में कौन होते थे, वैद्य होते थे। तो वैद्य में यहाँ पे एक बहुत प्राचीन, बहुत नामी ख्याति वाले वैद्य का नाम आता है चरक। चरक के नाम आता है, चरक, सुश्रुति, इस तरह से बड़े जो वैद्य थे तो चरक। तो लगभग 2000 साल पहले इनका उल्लेख मिलता है कि इन्होंने जो है कई बहुत जटिल ऑपरेशन, बड़े बड़े ऑपरेशन का भी जिक्र आता है इनके द्वारा किया गया, राजा महाराजाओं का इलाज ये किया करते थे। तो कैसे उस समय संभव था, पर देखिए उस समय भी बड़े बड़े औजार जो ऑपरेशन में काम में लिए जाते थे, कई प्रकार की दवाइयाँ हैं जो उनका भी यहाँ पे पता किया, क्योंकि इनकी एक पुस्तक मिली है चरक संहिता, उसमें चिकित्सा का उल्लेख है, कौन से चिकित्सा कैसे की जाती है, उसके लिए कौन सी जो है दवाइयाँ, जड़ी बूटियाँ जो इस्तेमाल की जाती हैं। और उन्होंने हड्डियों का भी जिक्र किया है कि एक मानव शरीर में, जैसे आप साइंस के विद्यार्थी हो, साइंस पढ़ते हो आप, तो उसमें हड्डियों का जिक्र आता है। तो अभी तो हम पढ़ते हैं बच्चों कि भाई 200 के लगभग हड्डियाँ, 206 हड्डियाँ, उन्होंने जिक्र किया है लगभग 360 हड्डियों का।
तो ऐसे कैसे संभव, शरीर तो वही है मानव का। तो ये अनुमान लगाया गया हो सकता है यहाँ पे वर्तमान में मुख्य मुख्य हड्डियाँ देखी जाती हो, और उन्होंने क्या किया होगा कि हड्डियाँ जो हैं उसमें दांतों को भी शायद जोड़ लिया हो, और जितने भी जोड़ होते हैं, जैसे ये सब जोड़ हैं अपने हड्डियों के, अब एक ये पूरी मान ली जाए या इसको अलग अलग जोड़ बना लिया जाए, तो उन जोड़ों को जोड़ करके हो सकता है इनकी संख्या जो थी वो बढ़ गई थी। तो ऐसे ही चरक का इनका उल्लेख आता है कि इन्होंने बहुत गंभीर से गंभीर जो है इलाज किए हैं, लोगों को स्वस्थ किया है, और उस समय बहुत सारी दवाओं का, बहुत सारे औजारों का जिक्र भी इनकी चरक संहिता में मिलता है। फिर यहाँ पे चीन का भी एक जिक्र आया है कि चीन में उस समय कैसे हड्डियों का अध्ययन किया जाता था, कैसे कंकाल का अध्ययन किया जाता था। तो यहाँ पर भी जो है कुछ लिपियाँ, लेखन हड्डियों के ऊपर लिखा गया। आप सोचो, हड्डियों को भी लिखने के प्रमाण मिले 3000 वर्ष, उससे भी ज़्यादा 3500 वर्ष पूर्व ऐसी भविष्यवाणी करने वाली हड्डियाँ कहा जाता था इनको, क्योंकि जानवर की हड्डियों में भी लेखन किया करते थे। तो इसलिए यहाँ पे भविष्य करने वाली हड्डियाँ हैं, तो लोग इनके पास भविष्य जानने जाया करते थे। जो लिपिकार होते थे तो इनके पास राजा भी जा रहा है, तो एक सामान्य व्यक्ति भी जा रहा है पूछने के लिए। आज भी लोग जाते हैं ज्योतिष के पास। जो लिपिकार है, अपन एक तरह से कह सकते हैं वो ज्योतिष है, ज्योतिष जिसको अपन कहते हैं, जो भविष्य बताता है। लोगों को अपने भविष्य जानने की इच्छा होती है, कैसे होगा, क्या होगा, हमारा काम सफल हो। जैसे अपन भगवान की पूजा करते हैं, कोई काम हमारा अच्छा हो जाए तो उसके लिए भगवान को मनाते हैं। तो यहाँ पे लिपिकारों के पास प्रश्न लेकर के अपने जाते थे। प्रश्न बहुत सारे हो सकते हैं, घर घर से संबंधित हो सकते हैं, बच्चों के लिए हो सकते हैं, जो जैसा रह रहा है उसके हिसाब से वैसे प्रश्न हो सकते हैं। एक किसान अपनी फसल के लिए प्रश्न कर रहा है, उसकी फसल अच्छी हो जाए। एक राजा युद्ध के लिए प्रश्न कर रहा है कि भाई मुझे युद्ध में जीत मिलेगी कि नहीं। तो जिसका जैसा सामाजिक जीवन, उसके हिसाब से उसके प्रश्न। तो प्रश्न किस तरह से होते थे, भाई युद्ध में जीत हासिल होगी कि नहीं, हमारी फसल अच्छी होगी कि नहीं, ठीक है। कहीं कहीं पूछा गया भी हमारे पुत्र होगा कि नहीं। तो जैसे आजकल इसका वही रूप है, आजकल भी लोग इसके बारे में पता लगाते हैं। तो यही सब क्वेश्चन वहाँ पर किए। अब तरीका कैसे था, अभी लोग क्या करते थे, जो भी प्रश्न पूछे जाते थे या जो भी उसको हड्डियों में लिख लिया करते थे, फिर आग जला करके, हम चीन की बात कर रहे हैं, और आग जला करके उन हड्डियों को उसमें डाल देते थे। अब हड्डियों को डालेंगे तो हड्डियों में अब अपन जैसे कोई चीज़ जलाते थे, चट चट आवाज़ आती है ना, तो हड्डियाँ वैसे जलती थी, तो उसमें क्या है, दरार आ जाती थी। फिर उस दरार को देख करके वो कोई अध्ययन करते थे कि चटकने में जो दरार आई है उससे क्या भविष्य होगा। सोचो, उनका एक अलग ही तरीका था भविष्य बताने का, तो वो वही समझ सकते थे। तो वो दरार देख करके और भविष्य बताते थे। तो उस समय जो राजा थे, वहाँ के राजा बड़े बड़े महलों में रहा करते थे, बड़े शान और शौकत से जो है। क्यों? क्योंकि उनके जो बर्तन मिले, बड़े बड़े कांसे के बर्तन, या उनका जो रहन सहन है, उनके सामान से, इससे जो है पता चलता है। क्योंकि उसमें लोहे का इस्तेमाल का उल्लेख नहीं आया कि राजा लोहे का इस्तेमाल नहीं करते थे। तो ये जो महंगी महंगी धातुएँ हैं, उसके बने बर्तन, उसके बने औजार, इसका जिक्र यहाँ पर जो है वो मिलता है। तो यहाँ पे हमने आज पता किया कि लोग कैसे कंकालों से, हड्डियों से सब चीज़ें पता करते थे, और कैसे उनका तरीका होता था, कैसे वो पूरा अध्ययन करते थे। और एक हमारे लिए बहुत ही एक आश्चर्य की मतलब ये विषय है कि हमको पता चला कि कैसे वो जानकारियाँ जो है इससे निकाला करते थे। ठीक है, तो बात तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम आगे इसका क्वेश्चन आंसर वाला हिस्सा देखेंगे।